हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है पीसीएस एग्जाम अड्डा में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 एग्ज़ाम की तैयारी में आप सभी लोग लगे हुए हैं। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस का सेशंस। और उसमें जो आज में वीडियो में जो हम जिस मंथ की जानकारी आपको देने वाले हैं वो है जुलाई मंथ 2024। आपको पता होना चाहिए कि करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट होता है। वो भी आपको पता है कि यूपीएससी जो भी है वो करंट से रिलेटेड आपको स्ट्रैटेजी के पूछता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई मंथ के अंदर जितने भी पॉलिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित जो रिसेंटली न्यूज़ें रही हैं वो हम आज अपनी वीडियो में कवर किए हैं। उनको आपको पूरी तरीके से कंप्लीट जानकारी देंगे, संपूर्ण जानकारी के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हमारे वीडियो सेशन पर आप सभी लोग बने रहें और अभी तक जो वीडियो से नहीं जुड़े वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगले अपने टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले जो चर्चा का जो विषय है रहा है जुलाई मंथ में वो आर्टिकल 341। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 341 चर्चा में क्यों रहा है। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया जिसमें अनुच्छेद 341 के तहत एक शब्द को प्रकाशित किया, अनुसूचित जाति की सूची में बदलाव नहीं कर सकते। ये राज्य को ये चेतावनी थी। इसके बाद आपको बता दें कि एक समुदाय है, उस समुदाय का नाम है तांती तंतवा समुदाय, जो अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत करने वाली 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि अनुसूचित जातियों से संबंधित हम प्रावधानों को अगर नज़र में डालें सबसे पहले, तब हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को सही ठहराएं। तो अनुसूचित जाति के संबंध में हम उत्थान को लेकर के संवैधानिक प्रावधान आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल 15(4) की बात करेंगे और 15(4) क्या कह रहता है कि राज्य को एक सकारात्मक भेदभाव के विचार के तहत अनुसूचित जो जातियां होती हैं, अनुसूचित जो जनजातियां होती हैं, महिलाएं होते हैं, बच्चे होते हैं और वंचित जो वर्ग होते हैं, जो सभी चीज़ों से छूट जाते हैं, उनके विशेष प्रावधान के लिए ये आर्टिकल आपको सक्षम बनाता है। इसके बाद 16(4)(a) के बारे में हम देखेंगे कि 16(4)(a) क्या कहता है। 16(4)(a) क्या होता है, राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं होती, चाहे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो पदोन्नति के मामले होते हैं वो 4(a) में रखे गए हैं। 16 के अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, उनके आरक्षण की बात की गई है जिसका राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। क्लियर हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं 17 को सबको पता है छुआछूत के, या उसे हम लोग ऐसे शब्दों में बोलते हैं अस्पृश्यता। ऐसे हम लोग गाँव देहाती भाषा में बोलते हैं छुआछूत। तो छुआछूत का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 17 आपको बताता है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है कि अनुच्छेद 46 क्या कहता है। सबसे पहले हम अनुच्छेद 46 के बाद 46 की बात करते हैं कि राज्य से अपेक्षा की जाती है। अब 46 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अनुसार हम बात कर रहे हैं, वो राज्य को कर्तव्य दिए जाते हैं। उसमें क्या है कि लोगों के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति और शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष में ध्यान से बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से राज्य बचाएगा। अपने राज्य के अंदर जो भी कुछ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद आपको बता दें कि 243D क्या कहता है। कहता है पंचायतों में जो अनुसूचित जातियां होती हैं, अनुसूचित जनजातियां होती हैं, उनके उसी अनुपात में आरक्षण का भी प्रावधान है। अनुपात में गांव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या क्या है, इसका भी बारे में उसको जानकारी रहती है। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे बेटा 275, अनुच्छेद 275 क्या कहता है। अब अनुच्छेद 275 क्या कहता है कि आपको मैं बता दूं कि अनुसूचित जो जनजातियां होती हैं उनको कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को अनुमति देने का प्रावधान होता है। राज्यों को अनुमति कहते हैं, अनुदान देने का प्रावधान होता है। ठीक है। जो उनकी जीवन कल्याण के लिए जो भी कुछ उनको ज़रूरत हो तो उसके लिए वो अनुदान दे सकते हैं। तो 275 में। वहीं अगर हम 330 में देखें तो जो SC और ST दोनों को लेकर के अगर चले तो लोकसभा में सीटों का प्रावधान दिया गया है 330 में। ठीक है। तो देखो आर्टिकल्स आपके कितने अच्छे से कवर हो रहे हैं। आर्टिकल अगर अच्छे से कवर हो जाए ना तो बहुत बेहतरीन होता है।
तो आर्टिकल हमने बहुत ज़्यादा कवर करने की कोशिश की है, तो सभी चीज़ों के बारे में हम, और मेंस भी आप लिख सकते हैं, सारे प्रावधान आप कवर भी कर सकते हैं कि जो भी संवैधानिक प्रावधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं वो हमने कवर किए हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो वो भी आप मेंस में लिखते समय डाल सकते हैं, आपको याद आ जाएगा हर एक चीज़ का। इसके बाद आपको मतलब बताते हैं कि आर्टिकल 332 क्या है। इसमें सीधा सीधा एससी और एसटी के राज्यों की विधानसभाओं की सीटों के आरक्षण के लिए समान प्रावधान किया गया है। तो 332 और 330 में दोनों नहीं है, इसमें राज्य की विधानसभा सीटों में है 32 में, और 30 में सीधा लोकसभा की सीटों का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर वहीं जो आर्टिकल की हम बात करना चाहते हैं, जो वो आर्टिकल क्या कहता है, तो अनुच्छेद 341 सीधा सीधा कहता है राज्य सरकार के पास अनुसूचित जातियों की सूची में परिवर्तन करने का जो क्षमता और अधिकार का अभाव है, वो नहीं कर सकता, ऐसा वो कर ही नहीं सकता। अनुसूचित चाहे जाति हो, अनुसूचित चाहे जनजाति हो, वो सूची में परिवर्तन करने की क्षमता, उसके अधिकार है ही नहीं है। ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में, NCSC। अब आपको मैं बता दूं कि ये इसका सीधा सीधा प्रोविजन 338 में है स्थापित एक क्या है, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके बाद इसके अधिकार क्षेत्र क्या है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ये काम करता है। इसके बाद आपको बता दें कि अनुसूचित जाति आयोग जो है आपको 1974 में एक पहला आया था, उसके अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग गठित किया गया था, परंतु बाद में एक संशोधन हुआ, 89 संशोधन अधिनियम 2003, ये याद कर लीजिए। तो उसमें क्या हुआ कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित कर दिया गया, और उठाकर अनुच्छेद 338 में सीधा सीधा अनुसूचित जनजाति आयोग क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति आयोग जो है 338 में रख दिया गया, और एक 338A बढ़ा दिया गया इसको संशोधन करके, तो उसमें रख दिया गया अनुसूचित जनजाति। तो क्लियर हो गया। तो अनुसूचित जनजाति जो आयोग बना, उसको जो रखा गया प्रोविजन आर्टिकल में, वो 338 से है। जो अनुसूचित जाति आयोग को रखा गया वो 338 में है, एक भाग बढ़ाया गया। 89 संशोधन अधिनियम 2003 के तहत ऐसा हुआ। इसके बाद आपको मैं बता दूं अनुसूचित जाति आयोग का क्या उद्देश्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं इसका मुख्य उद्देश्य है कि अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देते हुए उनकी रक्षा करना। चलते हैं आगे, हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नीति आयोग का पुनर्गठन। अब नीति आयोग का पुनर्गठन चर्चा में क्यों है? आपको पता है कि जब नई सरकारें आती हैं तो जो नीति आयोग होता है वो क्या कहता है, एक नया पुनर्गठन को जन्म देता है। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया और एनडीए के सहयोगी दलों के मंत्री और 4 पूर्णकालिक सदस्यों सहित 15 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। सरकार ने मंत्रिपरिषद में बदलाव के बाद नीति आयोग का भी पुनर्गठन कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि जो नीति आयोग है 1 जनवरी 2015 का इसका गठन हुआ था और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। यह 1950 में स्थापित एक योजना आयोग थी, उसी के स्थान पर इसको लाया गया। आपको बता दें कि यह थिंक टैंक पर आधारित है और दिशा निर्देशक है और नीतिगत इनपुट प्रदान करता है। वो दूसरी बात क्या है कि राष्ट्रीय हितों में राज्यों के साथ लाने के लिए एक मंच में कार्य करता है और सहकारी संघवाद को ये बढ़ावा देता है। आप ऐसे मेंस में पॉइंट से डाल सकते हैं। इसके बाद आपको बता दें ये जो बॉडी है इसकी क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहले जो इसका मेन मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और जो जिस सरकार जिस समय रहेगी उस पार्टी का जो नेता होगा प्राइम मिनिस्टर, वही आपका जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो आपको पता होना चाहिए अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अब हम अगर पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा की बात करें तो उपाध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, उसे कैबिनेट का जो है दर्जा दिया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है, उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है जो उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। आप भी उसी में संरचना में पूर्णकालिक सदस्य सम्मिलित होते हैं जिन्हें राज्य मंत्री के दर्जे के तहत दिए गए। अंशकालिक भी सदस्य होते हैं जो अधिकतम 2 ही होते हैं। पदेन सदस्य भी होते हैं, तो जो प्रधानमंत्री द्वारा नियमित होते हैं वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य होते हैं लेकर के, ठीक है। ये संरचना इसकी।
अब हम बात करें जो सीईओ होता है, मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी सीईओ जिसका नाम लेते हैं, वो प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। वो भारत सरकार के सचिव पद पर अधिकारी होता है उस समय। विशेष आमंत्रित कुछ सदस्य होते हैं, आपको बता दें प्रासंगिक डोमेन ज्ञान वाले विशेषज्ञ होते हैं। विशेष आमंत्रित मतलब एक विशेषज्ञ होते हैं किसी भी फील्ड में, और प्रधानमंत्री द्वारा वो नामित किए गए होते हैं, तो उनको लिया जाता है। इसके बाद वर्तमान में कौन किस पद पर है, तो अध्यक्ष पर आपको नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष पर सुमन के बेरी हैं, और सीईओ के रूप में BVR सुब्रमण्यम है, याद कर लीजिए, ठीक है। 4 पदेन सदस्य में कौन कौन से, रक्षा मंत्री हैं अमित शाह, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, अमित शाह गृह मंत्री, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, और निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री। ये पदेन सदस्य हैं वर्तमान में। चलते हैं, ये पॉइंट्स हमारा क्लियर होता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक अभियान है, ठीक है, और ये अभियान चर्चा में क्यों है, जिसका नाम है संपूर्णता अभियान। अब ये संपूर्णता अभियान चर्चा में क्यों है, सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग द्वारा इसे शुरू किया गया, आरंभ किया गया, जो 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चला था। शुरुआत इसकी जो हुई वो महाराष्ट्र के धाराशिव जिले से हुई, ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं इसके कुछ और अन्य पॉइंट देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस अभियान में आकांक्षी जो ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिले और 500 आकांक्षी ब्लॉक जो हैं उनको शामिल किया गया इसमें। इसका उद्देश्य है कि देश भर में आकांक्षी जिलों में 6 प्रमुख संकेतक और आकांक्षी ब्लॉकों में 6 प्रमुख संकेतों की पूर्णता अर्जित करने के लिए निरंतर ये प्रयास करने की जरूरत है, इसीलिए ये संपूर्णता अभियान चालू किया गया। तो आज के सेशन में हमारे सिर्फ केवल जो है 3 ऐसे जो है प्रश्न थे जो बहुत चर्चा थे जुलाई माह के अंतर्गत पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, तो वो आज वो कंप्लीट होते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट मंथ जो है जुलाई के बाद अगस्त वाले करंट अफेयर मंथ पर, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।